हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से सभी ऑफिसर्स का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिसर्स पर। बात कर रहे थे हम पाथ फाइंडर सीरीज की। पाथ फाइंडर सीरीज में आपके कई सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ वेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज़ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं डियर। और इसके जो भी 30 क्वेश्चन हैं, हालांकि क्वेश्चंस बहुत कम दिए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 100+ क्वेश्चन तो एटलीस्ट होने चाहिए थे। एनीवे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्सटर्नल दूंगा उनको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पर आपको उनके आंसर्स करने हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करते हुए। द वाइडली पब्लिश्ड मैनिफेस्टो ऑफ न्यू पार्टी इज़ नॉट मच डिफरेंट दैन आर्स। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है सर, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बात आपको समझ आएगी कि ये सर डिफरेंट वर्ड लिखा है, और डिफरेंट के साथ हम क्या करते हैं सर, फ्रॉम का यूज करते हैं। डिफरेंट के साथ क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि सर डिफरेंट वर्ड अगर कहीं मिलेगा तो सर इसकी पेयरिंग किसके साथ बनती है, फ्रॉम के साथ बनती है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है बच्चा, वो क्या है आपका डिफ़र। और डिफ़र के साथ हम फ्रॉम तो यूज ही करते हैं, लेकिन इसके साथ हम विद भी यूज कर लेते हैं, विद भी यूज कर लेते हैं एंड फ्रॉम भी यूज कर लेते हैं। तो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन हम यूज करते हैं, एक विथ है और एक फ्रॉम है। विथ का यूज करते हैं डिसएग्री के केस में, किस केस में, डिसएग्री, असहमत होना, है ना। और फ्रॉम का यूज करते हैं हम, डिफर फ्रॉम का यूज करते हैं हम डिफरेंट के केस में, डिफरेंट के केस में। क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ, उसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सर ये है आई सेल्डम, आई सेल्डम, आई सेल्डम, आई सेल्डम डिफर, आई सेल्डम डिफर, फिल इन द ब्लैंक, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स ऑन मैनी व्यूज, ऑन मैनी पॉइंट्स, ऑन मैनी पॉइंट्स। अब आपको बताना है, या ऑन मैनी मैटर्स, आप मैटर लिख लो, मैनी मैटर्स। अब आपको ये बताना है यहाँ पर हम क्या फिल करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन आई सा द ग्लैमरस अपू घर, है ना। तो ग्लैमरस अपू घर देख करके मैं पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया। तो सर ये फ्रेज गलत है आपका, टेकन बाय बनता है, टेकन विथ नहीं बनता है, टेकन बाय सरप्राइज होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। टेक बाय सरप्राइज, या तो आप पूरा फ्रेज ही याद कर लीजिए, टेक बाय सरप्राइज होता है। नाउ अप टू नेक्स्ट वन, थर्ड में चलते हैं सर। मैन नीड सिक्योरिटी एंड लीजर ऑफ फ्री थिंकिंग। आदमी को क्या चाहिए, एक इंसान को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और लीजर चाहिए, सिक्योरिटी और लीजर चाहिए, ठीक है। ऑफ फ्री कह रहा है ऑफ फ्री थिंकिंग, ताकि वो क्या कर सके, फ्री थिंकिंग कर सके, है ना। तो एक मैं आपको बहुत बेहतरीन सा पॉइंट बता रहा हूँ कि सर कहीं पर अगर आप वाई से आंसर आपको मिले, वाई से आंसर अगर आपको मिले, ठीक है, फाइंड आउट कर पाए आप वाई लगाने से, तो सर इसके लिए जो प्रपोजिशन आपका आता है दैट विल बी फॉर, वो प्रपोजिशन आपका फॉर आता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर हुज से आंसर मिल जाए, हुज से आंसर मिल जाए, तो सर वहाँ पर ऑफ लगाया करिए। ये बेसिक बातें हैं, जब आप कॉमनली सेंटेंसेस देखेंगे तो वहाँ पर जगह जगह यू विल फाइंड योर सेल्फ, है ना, कि ये आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स इंक्लूड करिए, आपको हेल्प करेंगे। कह रहा है मैन नीड सिक्योरिटी एंड लीजर, व्यक्ति को सिक्योरिटी और लीजर की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, कह रहा है फ्री थिंकिंग के लिए। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, फॉर फ्री थिंकिंग। तो मैन नीड्स सिक्योरिटी एंड लीजर फॉर फ्री थिंकिंग। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट। क्या कह रहा है, दिस वॉच इज सुपीरियर, ये जो वॉच है ये क्या सुपीरियर है और मोर एक्सपेंसिव है दैन दैट। सर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर जब एंड लगा रहे हैं, एंड लगा रहे हैं और एंड से बैलेंस कर रहे हैं आप दोनों साइड, देखिए पहले तो आपने ये कंपैरेटिव वर्ड लिख रखा है सुपीरियर, और यहाँ पर भी आपने मोर लगा रखा है, मोर एक्सपेंसिव लिख रखा है। तो मोर एक्सपेंसिव के साथ आपने दैन लगाया हुआ है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि मान लिया आप एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने कंपैरेटिव वर्ड लिख रखा है। सर यहाँ पर भी आपने कंपैरेटिव वर्ड लिख रखा है, दोनों कंपैरेटिव वर्ड मेंशन कर रखे हैं, लेकिन दोनों कंपैरेटिव वर्ड की अपनी अपनी
एक खास बात है कि सर इसके साथ आपको टू चाहिए और इसके साथ आपको देन चाहिए, तो सर दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप टू लिख करके काम चला लें। हाँ, अगर मान लिया आप यहाँ पर जो टर्म मान लिया ER का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर टर्म मान लिया मोर का यूज कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आप केवल एक ही देन लिख करके काम चला सकते हैं। ये कॉमन हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए मोर के साथ ये जो दैन है ये सर मोर के अकॉर्डिंग आया हुआ है, ये सुपीरियर के अकॉर्डिंग नहीं आया हुआ है। एंड यू नो वेरी वेल कि ऐसे टर्म जो आई और टर्म से बनते हैं उनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है सर, टू लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सुपीरियर टू। तो दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट, दिस वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन दैट, ठीक है। आइए फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इट वॉज apparent from everyone present that if the patient did not receive medical attention fast he would die, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर थी, सभी को स्पष्ट थी कि अगर मेडिकल अटेंशन नहीं दिया गया पेशेंट को तो ही वुड डाई, वो मर जाएगा, है ना। तो ये जो वर्ड है आपका अपरेंट, APPARANT, पहले इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट होना, और अपरेंट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हो डियर वो आता है आपका टू, अपरेंट टू, है ना। तो ये याद रखिएगा। वैसे टू की लिस्ट बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारे आपके टर्म बन जाते हैं। जैसे देखिए एक आता है आपका रिफ़र, रिफ़र के साथ सर टू लगाते हो, रिफ़र। इसी तरीके से आप क्या करते हो, एडमिट या एडमिटेड आप लिख लो, एडमिट के साथ टू लगाते हो आप, है ना। एडजासेंट, एडजासेंट के साथ आप टू लगाते हैं, एडजासेंट टू, निकट होना, समीप होना, है ना। इसी तरीके से अगर और बात करें सर, एक आप मीनस लिखते हैं, मीनस, मीनस का मतलब खतरा होता है। इनिमिकल, इनिमिकल, इनिमिकल के साथ सर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। हॉस्टाइल के साथ सर क्या लगाते हैं, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल के साथ भी टू लगाते हैं, ठीक है। इंजूरियस, सर इंजूरियस के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। हानिकारक होना, इंजूरियस टू। सर पर्निशियस, पर्निशियस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है, इसके साथ भी क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से डेट्रीमेंटल, एक वर्ड ये आता है आपका डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल के साथ भी सर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, है ना। अवर्स, अवर्स के साथ टू आता है, अवर्स टू नापसंद करना। प्रोन टू, प्रोन टू सर ये आता है आपका, इसके साथ टू लगाते हो। सेंटेंस को जब वर्ब के तौर पर यूज कर लेते हो तो सर सेंटेंस टू लिखते हो। एडिक्टेड के साथ टू लगाते हैं सर, एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ टू। लती होना सर, अकस्टम्ड के साथ टू लगाते हैं, अकस्टम्ड। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है, होपफुली ये सारे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए टू की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स से आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ही नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बट ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। कह रहे ही नोज वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वह बहुत अच्छी तरीके से जानता है। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, किससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सर, हुज का रिप्लाई। याद है अभी बात की थी, जहाँ पर भी हुज का रिप्लाई आ जाएगा सर क्या लगा लेंगे, ऑफ लगा लेंगे। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर आ न्यू बुक, माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड आ न्यू बुक। सर ये ऑर्डर वाले, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर इज इक्वल टू होता है सर आस्क फॉर, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है सर, आस्क फॉर। तो ये जो फॉर है ये आस्क के साथ तो लग जाएगा लेकिन ऑर्डर के साथ नहीं लगेगा। और ऐसे बहुत सारे टर्म है सर, आप कंप्राइज वाला पढ़ते हैं, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, याद आ रहा होगा। सर आप फ्ली पढ़ते हैं, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे, फ्ली इज इक्वल टू रन अवे, क्लियर। और इसी तरीके से आप और पढ़ते हैं क्या, इसी तरीके से आप इम्फासाइज, इम्फासाइज अगर आपको याद आ रहा हो, इम्फासाइज इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन होता है, तो स्ट्रेस के साथ तो ऑन आ जाता है लेकिन इम्फासाइज के साथ ऑन नहीं लगाते। अवेट इज इक्वल टू सर वेट फॉर होता है, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, तो वेट के साथ तो फॉर लगाते हो लेकिन ये अवेट के साथ नहीं लगता है। सर इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू होता है, क्या होता है, इंक्वायर इनटू। तो ये जो इनटू है ये सर इंक्वायर के साथ तो लग जाएगा लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं लगेगा। इस तरीके से अलग अलग वैरायटी के आप क्वेश्चन देखने को पाते हैं। सर डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। डिस्पाइट इज इक्वल टू क्या होता है सर, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, क्लियर। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ऑर्डर के साथ फॉर को ड्रॉप कर दीजिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दैट ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम। सर अटैक के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया गया, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर अटैक
देन वी कैन नॉट यूज प्रपोजिशन, तो ये प्रपोजिशन नहीं आएगा। पॉइंट सिंपल सा है सर, अटैक दिया गया है और अटैक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पर किसी प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एट में चलते हैं। भुवन वॉज ब्लाइंड विथ वन आई, ब्लाइंड के साथ ये कॉन्सेप्ट डील कराना चाह रहा है आपसे, तो सर ब्लाइंड के साथ क्या क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ब्लाइंड के साथ सर हम क्या करते हैं, वन आई, यहाँ पर वन आई, ब्लाइंड के साथ बोथ आइज, एक ये टर्म बनता है आपका कौन सा, बोथ आइज। और ब्लाइंड के साथ सर तीसरा जो टर्म बनता है वो बनता है टू, फॉल्ट या मिस्टेक के बारे में बात करता है, फॉल्ट या फिर मिस्टेक्स, फॉल्ट या फिर मिस्टेक्स, है ना, गलतियों के बारे में ये बात करता है। तो ये कह रहा है ब्लाइंड वन आई, एक आँख से अंधा होना, सर इनका यूज करेंगे, दोनों आँखों से अंधा होना ब्लाइंड ऑफ यूज करेंगे। और ब्लाइंड टू मिस्टेक या फॉल्ट की बात करेगा, गलतियों को नज़रअंदाज करने की बात करेगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है भुवन वॉज ब्लाइंड विथ वन आई, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्लाइंड टू वंस आई, ब्लाइंड टू वंस आई, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डॉक्टर अटेंडेड टू द पेशेंट वेरी क्वाइटली, अटेंड के साथ आप क्या लगाते हैं सर, टू लगाते हैं, अटेंड के साथ आप क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और अटेंड के साथ टू लगा हुआ है, सेंटेंस कैसा है सर, नो एरर है, अटेंड टू, रिफर टू, अभी हम बात करके आए थे। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, सर डाइड के साथ हम क्या यूज करते हैं, डाइट के बारे में अगर बात करें तो डाइट के साथ आप क्या यूज करते हो, तो डाई एक वर्ड है और डाई के साथ आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजिशन यूज करने होते हैं। जैसे डाई के साथ इन लगाते हैं, डाई इन का मतलब होता है एक्सीडेंट की बात कर रहा होगा, किसकी बात कर रहा होगा, एक्सीडेंट की बात कर रहा होगा, डाई इन आ एक्सीडेंट या इन एन एक्सीडेंट। डाई के साथ ऑफ आता है सर जब हम डिजीज की बात करते हैं, किसी बीमारी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर डाई के साथ ऑफ आता है। डाई के साथ सर फ्रॉम आता है, फ्रॉम तब यूज करते हैं जब सब हम रीजन बता रहे होते हैं, रीजन मतलब कारण, किसी चीज़ का कारण बता रहे हैं, किस कारण से किसी पर्सन की डेथ हो गई, वो हो गया डाई फ्रॉम। डाई के साथ अगर हम बात करें सर तो इसी तरीके से एक आता है फॉर क्या होता है, ये सर समबडी या समथिंग, समबडी या फिर कंट्री, किसी के लिए मर जाना या देश के लिए मर जाना, जैसे कहा जाए अ सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री, है ना, एक जो सोल्जर है वो अपने देश के लिए शहीद हो गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा इन एन एक्सीडेंट। लेकिन आई वॉन्टेड टू नो यू कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको यहीं पर क्वेश्चन दे देता हूँ। जस्ट अ सेक, यहाँ पर ऑफ की जगह क्या आ जाएगा सर, इन आ जाएगा। बाकी स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि मैंने कुछ ऐसे लिखा, मान लिया सपोज दैट मैंने कहा ही डाइड, ये स्टेटमेंट है, ही डाइड, फिल इन द ब्लैंक हार्ड अटैक, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक हार्ड अटैक, ये एक स्टेटमेंट लिखा गया है। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट, आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन टू रीच द स्टेशन इन टाइम, है ना, मैंने बहुत सुबह जल्दी स्टार्ट किया चलना ताकि मैं स्टेशन पहुंच सकूं इन टाइम, है ना। अब देखिए आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन, डॉन ये देखिए इसके पहले एट लगा हुआ है, तो एक बात आप समझ लीजिए, डॉन है, सनराइज है, सनसेट है, इसके अलावा डस्क है, इन सभी के साथ हम एट का यूज करते हैं। मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। नाइट के साथ दोनों प्रपोजिशन यूज होते हैं, एट बी इन बी, ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं। नाइट के साथ एट बी आता है, नाइट के साथ इन बी आता है। जर्नल बात होगी तो आप क्या करोगे, जर्नल नाइट की बात कर रहे होगे एट नाइट, और स्पेसिफाइड कर दोगे नाइट को तो फिर आ जाएगा इन नाइट, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। तो कह रहा है आई मस्ट स्टार्ट एट डॉन, सर सही लिखा है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछ लेता हूँ, इसका भी आंसर आप बताइएगा। मैंने कहा मैं स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल फिल इन द ब्लैंक नाइट, स्टार्स ट्विंकल फिल इन द ब्लैंक नाइट, विच प्रपोजिशन यू कैन यूज इन द FIV, है ना। और बाकी यहाँ पर देखिएगा ये जो तीन टर्म होते हैं आपके सर, एक होता है इन टाइम, एक होता है आपका इन टाइम, एक होता है सर ऑन टाइम, और एक होता है सर एट अ टाइम। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेस, और इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एट का मतलब बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो अगर आप फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं तो सर वहाँ पर क्या आ जाएगा, एट टाइम आ जाएगा। जैसे कहा जाए
कि अगर कोई सेरेमनी 12 बजे की है और नेट 12 बजे की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर एट टाइम आ जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ठीक समय पर ऑन द राइट टाइम, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन टाइम आ जाएगा। लेकिन उस टाइम के पहले पहले है ना, जो टाइम आपको डिफाइन कर दिया गया, उसके पहले पहले अगर बात करें तो फिर वो इन टाइम आ जाएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, मैंने कहा कोई सेरेमनी 12 बजे होनी है, ठीक है, तो आपने कहा एट टाइम आ गया। कोई सेरेमनी संडे को है और व्यक्ति संडे को ही पहुंच रहा है, एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हाँ संडे को ही पहुंच जा रहा है, सर ऑन टाइम हो गया। संडे से पहले आ जा रहा है, सर इन टाइम हो गया। तो ये डिफरेंसेस है तीनों में, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑन टाइम। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन 13। नन कुड डेयर टू इनरोच ऑन हिज राइट्स। कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो ये वर्ड जो है आपका इनरोच के साथ यूज करते हैं अपॉन, इनरोच अपॉन हिज राइट्स, है ना। कोई व्यक्ति उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इनरोच अपॉन करने का मतलब अतिक्रमण करना। नेक्स्ट 14। द फादर ब्रॉट द स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, ये कह रहा है बिटवीन हिज 5 चिल्ड्रन। सर ये बात आप जानते हैं, बिटवीन का यूज कितने के लिए करते हैं, सर 2 के लिए करते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2। सर अमंग कितने के लिए आता है, सर मोर देन 2 के लिए आता है। एंड अमंगस्ट जो वर्ड है अमंगस्ट, सर ये कितने के लिए आता है, ये भी मोर देन 2 के लिए आता है। वॉवेल साउंड होगा तो सर अमंग आएगा, अमंगस्ट आएगा। कंसोनेंट साउंड होगा तो अमंग आएगा। ये डिफरेंस है। मुझे एक बात और बताइएगा, कैन वी यूज बिटवीन फॉर मोर देन 2? क्या हम बिटवीन का यूज 2 से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पर देखिएगा 5 चिल्ड्रन दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, अमंग लगाएंगे, ना कि हम बिटवीन लगाएंगे। तो होपफुली क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। रमन डेवलप द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट व्हेन ही वाज स्टेइंग इन द होटल। रमन ने एक हैबिट डेवलप कर रखी है। कौन सी हैबिट डेवलप कर रखी है, लेट सोने की। जब भी वो बाहर होता है, स्टे करता है, होटल में स्टे करता है, तो लेट सोता है, ये कहना चाह रहा है। तो रमन डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। किस टाइप की हैबिट है, व्हाट टाइप ऑफ हैबिट, तो ऑफ स्लीपिंग लेट, ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट 16 में बात करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। क्लियर, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है और इसके बारे में साथ ही बात करते हैं। देखें ध्यान से समझिएगा। कह रहे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन। ये हर एक सही सोचने वाले सिटीजन का क्या है, अधिकार है, टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड, कि पूरे के पूरे संसार को क्या बनाए, पूरे संसार को क्या बनाए, हैप्पियर प्लेस बनाए, जहाँ पर वो रह सके। सर इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पर जो आपने लिव पर इस सेंटेंस को छोड़ा हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, इसके साथ आप प्रपोजिशन लगाइए लिव इन। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिव इन, है ना। ठीक, आई डोंट नो दी हाउस वेयर ही लिव्स इन, आप इस तरीके से यूज करेंगे, है ना। जैसे कहा जाए कि डू यू नो, चलिए एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ, इसका आप करेक्ट आंसर करके बताइएगा। डू यू नो, ठीक है, डू यू नो व्हाट कानपुर इज फेमस, व्हाट कानपुर इज फेमस, कानपुर इज फेमस। अब मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप आंसर कर पाएँ। कई बार हम वर्ड के लास्ट में ऐसे टर्म स्किप कर देते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन चाहिए होता है, और वो प्रपोजिशन हम मेंशन नहीं करते हैं, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। 16 क्लियर हो गया सर। 17 में आते हैं। द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन गुड कंपनीज। आइए सर बात करते हैं। अपॉइंट के साथ आपने कहा था सर टू लगाते हैं, ना कि इन लगाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा अपॉइंटेड टू सीनियर जॉब्स। नेक्स्ट, माई नीस हैज बीन मैरिड विथ द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन। सर इसके बारे में बात करते हैं। मैरिड जो है, अब इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग बुक्स में दिए गए हैं, और ये बच्चे क्या करते हैं, इसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये समझिएगा मेरी बात कि मैरिड जो है सर, इसके साथ हम ये पढ़ते हैं कि सर मेल दिया गया है तो विथ लगा लें, सर फीमेल दिया गया है तो टू लगा लें। ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मेल दिया गया है विथ, फीमेल दिया गया है टू। सर ये बायात कॉन्सेप्ट है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसको मत फॉलो करें आप। तो मैरिड के साथ क्या करना है फिर आपको, वो बात मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ।
कि सर जब भी आपको मैरिड वर्ड मिल जाए सर इसके साथ दो काम करने हैं। बेसिकली दो काम क्या करने हैं, एक तो आपको प्रपोजिशन टू लगाना है और एक आपको नो प्रपोजिशन लगाना है। अगर मैरिड वर्ड वर्ब की तरीके यूज हो तो सर यहाँ पर नो प्रपोजिशन आएगा। राम मैरिड सीता, यहाँ वर्ब है, मैरिड वर्ड जो है वो वर्ब है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे राम मैरिड सीता, क्लियर। लेकिन अगर कहा जाए सीता वॉज मैरिड, सीता इज मैरिड राम, अब यहाँ पर मैरिड वर्ड एडजेक्टिव है, तो अगर मैरिड वर्ड एडजेक्टिव हो जाए तो फिर हम टू लगाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कि मैरिड वर्ड एडजेक्टिव है, तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि जहाँ पर भी मैरिड वर्ड दिया गया होगा सर इसके पहले बी फॉर्म दी गई होगी। क्या दी गई होगी? बी फॉर्म, है ना। मैरिड के पहले बी फॉर्म दी गई होगी, तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लोगे कि मैरिड वर्ड एडजेक्टिव है। सर मैरिड के पहले बीन दिया गया तो यहाँ विथ नहीं आएगा सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर अप द हिल। क्या कह रहा है कि 1 मील दूर है, तो फर्दर के साथ अप नहीं आएगा, फर्दर के साथ टू आएगा। फर्दर टू द हिल, फर्दर के साथ हम प्रपोजिशन टू लगाते हैं। नेक्स्ट, द डॉक्टर रिफर द पेशेंट फॉर द ओपीडी विदाउट एग्जामिनिंग हिम। डॉक्टर ने पेशेंट को ओपीडी भेज दिया बिना एग्जामिन किए हुए। सर यहाँ पर रिफ़र हमने एक टर्म पढ़ा था और रिफ़र के साथ हमने प्रपोजिशन भी डिस्कस की थी कि रिफ़र के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है? सर टू लगता है। तो द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट टू द ओपीडी विदाउट एग्जामिनिंग हिम। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन अ हॉलीडे मधु प्रेफर्स रीडिंग दैन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है सर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मधु प्रेफर्स, प्रेफर करते हैं, और प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ सर टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। 21, पीपल हु आर आवर्स विथ हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ऐसे लोग जो कठिन परिश्रम से घड़ा करते हैं, अवर्स करते हैं, वो लोग लाइफ में सफल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में डियर बात करें तो एक सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, अवर्स एक टर्म है, अवर्स एक टर्म है और इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो अवर्स विथ नहीं होगा डियर, अवर्स टू होगा। अवर्स टू, पीपल हु आर अवर्स टू हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। अवर्स टू करने का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। विशाल इज 1 ईयर जूनियर दैन मैडम इन माई ऑफिस। और जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, पीरियर के साथ, एक्सटीरियर के साथ, इंटीरियर के साथ, इनके साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो सर जूनियर IOR टर्म में ख़त्म हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? टू का यूज करेंगे। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, विशाल इज 1 ईयर जूनियर टू मदर इन आवर ऑफिस। आइए बात करते हैं। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। बिसाइड एंड बिसाइड्स में डिफरेंस होता है, यू नो वेरी वेल। बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ। बिसाइड के बारे में बात करें तो सर ये होता है बाय द साइड ऑफ। बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ के बगल में, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, है ना। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर। बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है सर? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब आप जानते हो, को छोड़कर। तो दे वॉक्ड, बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड आएगा, क्लियर। नेक्स्ट, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फसाइजेज ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपको, इसका भी आंसर आप बताइएगा। प्रिपरेशन, या ऐसे लिख लो, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इज़ द की, हार्ड वर्क इज़ द की। ये भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है कि सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की सक्सेस। ये आपको पता करना है, यहाँ पर फिल करना है। आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एन एम्फसाइजेज। एम्फसाइज करने का मतलब जोर देना होता है, इसके साथ आप ऑन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो रियल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था वो ये था कि एम्फसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस ऑन। तो स्ट्रेस के साथ तो ऑन लगाते हो, लेकिन एम्फसाइज के साथ हम ऑन का यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। तो एम्फसाइज के साथ सर ऑन को ड्रॉप कर लीजिए, बाकी का स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, 26 में आते हैं सर। कह रहा है प्लीज़ पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव। पुट अवे यहाँ फ्रेजल वर्ब गलत है, फ्रेजल वर्ब का सेशन ऑलरेडी आपको मिल चुका है, होपफुली आपने पढ़ रखा होगा तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो उसमें से एक फ्रेजल वर्ब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, दैट इज़ पुट आउट। पुट आउट करने का मतलब बुझाना होता है, ब्लो आउट करने का मतलब बुझाना होता है, ब्लो आउट या पुट आउट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज़ पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव। जाने से पहले कैंडल को क्या कर देना?
पुट आउट कर देना, पुट अवे नहीं, पुट आउट। जैसे पास अवे आप यूज करते हो, पास अवे का मतलब क्या होता है साथी, टू डाई होता है। पास अवे मतलब टू डाई, पास आपका मतलब टू एंड। द डॉक्टर वर पजल्ड ऑन द स्ट्रेंथ सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। तो जो पेशेंट के स्ट्रेंथ सिम्टम को देख करके जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हैं। सर पजल्ड के साथ जो सही प्रपोजिशन आप लगाते हैं वो किस तरीके का प्रपोजिशन होता है, तो पजल्ड के साथ एट लगाते हैं सर। पजल्ड, ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड एट द स्ट्रेंथ सिम्टम रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, अमेज्ड है, ठीक है, फ्लेवर गास्टेड है और पजल्ड है, इनके साथ हम एट लगाते हैं। द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस फॉर फाइंडिंग द पर्सन हु रोट दीज लेटर्स। डिटेक्टिव कहता है कि भाई देयर इज नो चांस, कोई भी चांस नहीं है। और किसका चांस नहीं है, कह रहा ऑफ फाइंडिंग, ऑफ फाइंडिंग। जहाँ पर भी हुज लगा सको वहाँ पर आपका आंसर अगर मिल रहा है तो आपका करेक्ट जो प्रपोजिशन होगा दैट विल बी ऑफ, वो ऑफ होने वाला है। 28 क्लियर हो गया। 29 पे आते हैं सर। इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड विद द फैमिली बट इन द विलेज इट इनकम्पासेस द इंटायर विलेज। तो शहर के जो परिवार है ना, वो उनका जो सोशल सर्कल है वो फैमिली तक ही लिमिटेड होता है। उनका जो शहर के लोगों का जो सोशल सर्कल है वो फैमिली तक ही सीमित होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज में उनका जो सोशल सर्कल होता है वो पूरा इंटायर विलेज होता है, संपूर्ण जो गांव है पूरा का पूरा वो होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लिमिटेड टू आ जाएगा, लिमिटेड विथ नहीं होगा, लिमिटेड टू आ जाएगा। तो कह रहा है इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्कल इज लिमिटेड टू द फैमिली बट इन द विलेज इट इनकम्पासेस द इंटायर विलेज। लास्ट एंड द लीस्ट वन, आखिरी क्वेश्चन। बीइंग मोस्ट लुकासियस अमंग हर ब्रदर्स एंड सिस्टर सी रिलेटेड आ गुड मैनी टेल्स इन ईच ब्रेथ। कह रहा है बहुत ही लुकासियस पर्सन है। लुकासियस मीन्स बाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। तो बीइंग मोस्ट लुकासियस ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्लियर। या अमंग का यूज नहीं करेंगे डियर, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रहे, क्योंकि ये जो बिटवीन है, अमंग है, अमंगस्ट है, ये प्रपोजिशन तो होते हैं लेकिन ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने वाले प्रपोजिशन होते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहे हैं हम, क्योंकि सिंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहे हैं दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज अमंग। तो यहाँ पर अमंग को आप ड्रॉप कर दीजिए, उसकी जगह यूज कर लीजिए ऑफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो होपफुली ये जो सेशन था आपको पसंद आया होगा, इन्जॉय किया होगा आपने। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपसे इस सेशन के दौरान जो भी डिस्कस किए हैं उनका आंसर जरूर करके मुझे बताइएगा क्या आपके करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें दी हैं उनको भी पेन डाउन कर लीजिएगा, वो भी हेल्प करेंगे। बाकी अगर आप परमार एकेडमी ऐप पर इनरोल है तो आपने ये सारी चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से पढ़ी हुई हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइज, जय हिंद।